हेलो, दिस इज आदित्य उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ राउस एकेडमी। हम जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे उसकी सीरीज में अगला जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम जानेंगे क्या क्या हमारे संविधान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रोविजंस हैं, जो कि आप इस वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं भारत में प्रेसिडेंट के लिए आपके प्रोविजंस आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक इनके प्रावधान दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में भारत के राष्ट्रपति के लिए एक पद होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। भारत में जो आपके राज्य का हेड होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। यहां पर दो बातें समझना होंगी, एक आपका नॉमिनल हेड कहलाता है और एक आपका रियल हेड कहलाता है। रियल हेड, जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास होती है, वहीं जो नॉमिनल हेड होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है। तो यहां पर राज्य के जितने भी कार्य हैं या एग्जीक्यूटिव के जितने भी फंक्शन से कार्य हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, पर जो रियल पावर होती है वो होती है आपके प्राइम मिनिस्टर के पास। तो यदि आप यहां पर कहें कि एग्जीक्यूटिव का हेड होगा तो वो भी प्रेसिडेंट होगा और राज्य का भी हेड होगा जिसके नाम पर सारे एग्जीक्यूटिव के कार्य होंगे वो भी प्रेसिडेंट होंगे। तो जैसा कि यहां पर लिखा है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज अ सिंबल ऑफ सॉलिडरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। सेम हम राज्यों में समझते हैं कि प्रेसिडेंट का एक प्रतिनिधि होता है जिसको गवर्नर कहा जाता है। गवर्नर स्टेट्स के लिए सबसे पहला नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट कहलाता है। यहां पर जो आपका प्रेसिडेंट है वह यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा जिसमें वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं। यहां पर आपको समझना होगा एग्जीक्यूटिव दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी कार्यपालिका होती है परमानेंट और दूसरी होती है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होती है इसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जिनका टेन्योर फिक्स होगा, आइदर वो 62 इयर्स और 60 इयर्स तक अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे। वहीं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में आपके ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, टाइम टाइम पर आगे समय बढ़ता जाता है और ये अपनी पोस्ट से निष्कासित होते जाते हैं और अदर व्यक्ति यहां पर आके इस पोस्ट की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे कि आपके प्रेसिडेंट, हर समय एक ही व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, टाइम टाइम पर इलेक्शन होंगे और ये व्यक्ति चेंज होते जाएंगे। हम यहां पर प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव के सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। प्रेसिडेंट स्टेट का हेड होता है और दूसरा प्रेसिडेंट के पास ही आपकी नॉमिनल पावर होती है, जबकि रियल पावर आप देखते हैं कि आपकी प्रधानमंत्री के पास होती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है। हम जानते हैं कि इलेक्शन दो प्रकार से होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। चूंकि डायरेक्ट इलेक्शन वह होता है जिसमें जनता डायरेक्ट किसी व्यक्ति को चुनती है, यहां पर प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाता है, लोग डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी जो भी आपके व्यक्ति शामिल होंगे वोट देने के लिए वह कौन कौन शामिल होते हैं। तो यहां पे हमें देखना है कि इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन सा होता है, कौन कौन से व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले जानने की बात यह है कि यहां पर हमारे संसद के, पार्लियामेंट के सारे इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। उनमें आप देखोगे लोकसभा और राज्यसभा आती। पार्लियामेंट 3 लोगों से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, जितने भी स्टेट जिसमें विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के सारे इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं।
यहां पर एक बात याद रखना है, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनका यहां पर कोई भी उपयोग नहीं होता। मतलब विधान परिषद, किसी आप राज्यों में देखोगे आपके विधान परिषद भी हैं और विधानसभाएं भी हैं। विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स तो यहां पे पार्ट लेते हैं, पर यहां पे विधान मंडल के कोई भी, परिषद के कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करते। अगली जो आपके तीसरा ऑर्गन होता है वो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी, और वर्तमान में यदि हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें शामिल होगी। यहां पर भी सारे मेंबर्स इलेक्टेड होंगे, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो हमने यहां पे 3 ऑर्गन्स देखे जो इसके इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे। सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा आएंगे। फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, जिसमें काउंसिल नहीं होंगी। उसके बाद ऐसी यूटीज जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनमें से भी दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम जानेंगे कि किस तरीके से आगे जो आपका वोटिंग होती है उसमें कुछ मत निकाले जाते हैं, वैल्यूज निकाली जाती है। तो यहां पर मत आप देखोगे जब, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एक एमएलए का वैल्यू दिया हुआ है और यहां पर एक एमपी का वैल्यू दिया हुआ है। इन सारे वैल्यूज को जब हम निकालते हैं आपके 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटी से, उसके बाद हम यहां पे प्रेफरेंशियल वोटिंग के तहत कैंडिडेट्स में देखते हैं कि किस व्यक्ति के पास 50% प्लस 1 वोट्स प्राप्त हैं। जिस व्यक्ति को 50% प्लस 1 वोट्स मिल जाते हैं उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया जाता है। तो यहां पर यही फॉर्मूलेस दिए गए हैं आपके वोट वैल्यू ऑफ एमएलए और वोट वैल्यू ऑफ एमपी। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे जो आपका अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से व्यक्ति इसका पार्ट नहीं होते हैं। कभी कभी पेपर में आपके एक्सेप्शन केस पूछ लिए जाते हैं। आजकल पेपर उठा के देखें तो स्टेटमेंट्स ज्यादा आते हैं, उसमें हमें यह बताना होता है कि इनमें से कौन कौन से व्यक्ति पार्ट नहीं लेते, नॉट टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शंस। सबसे पहले नॉमिनेटेड सारे मेंबर्स होंगे, जिसमें से लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, नामांकित व्यक्ति होते हैं, वो इस इलेक्शन में भाग नहीं लेते। उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभाओं के भी नॉमिनेटेड मेंबर। पहले जैसे हम एमपी की बात करें 230+1 था, एक एंग्लो इंडियन की पोस्ट थी, इसको अब हटा दिया गया है। तो जनरली अब नॉमिनेटेड व्यक्ति हैं ही नहीं, तो ये पार्ट भी नहीं लेंगे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर यहां पर शामिल होंगे। इसके बाद मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का तो प्रावधान ही नहीं है, प्रोविजन ही नहीं है। तो यहां पर आप देखोगे कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर जहां जहां पर होगा वहां पर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड ये दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं आएंगे, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें पार्ट नहीं लेती। इसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। हमने देखा था कि तीसरे ऑर्गन के रूप में दिल्ली, पुडुचेरी और यहां पर अब जम्मू कश्मीर भी शामिल कर दो, तो इसमें 2 प्रकार के मेंबर्स होंगे, आइदर नॉमिनेटेड होंगे आइदर इलेक्टेड होंगे। तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये हमारे यहां पर प्रावधान है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे जो आपकी प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स भी दी हुई हैं, उनको भी पढ़ना है हमें। आगे आएंगे हम तो व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, पूछा जाता है राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। हम राष्ट्रपति के टेन्योर की बात करें तो ये 5 इयर्स दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका जनरली प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर बताइए क्या होता है। वंस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ही होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 इयर्स,
ठीक है, तो 5 साल यह अपने कार्यकाल का निर्धारण करता है। इसके बाद देयर इज नो कैप ऑन हिज री इलेक्शन, बट यहां पे हमें एक चीज और याद रखना है कि ही कैन ऑल्सो बी री इलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टाइम ही बन सकता है और जिसका टेन्योर 4 इयर्स का होता है। ये यूएसए की बात हो रही है। इंडिया में हम बात करें तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी बार कोई भी व्यक्ति री इलेक्ट हो सकता है और जिसका टेन्योर होता है 5 इयर्स। आगे हम बढ़ेंगे, ये कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ये हमारे बहुत काम का है नहीं। आगे हमें बढ़ना है, तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की क्या योग्यताएं होती हैं, क्वालिफिकेशंस पूछा जाता है। ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है कि क्या योग्यताएं होती हैं। सबसे पहले भारत में किसी भी पोस्ट को हेल्ड करने के लिए सबसे पहली जो आपका प्रोविजन होता है वो होता है कि आपको भारत का आम नागरिक होना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहला आप प्रोविजन देखोगे तो ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, भारत का आम नागरिक होना चाहिए। इसके बाद एज लिमिट के बारे में पूछा जाता है, तो मिनिमम एज 35 इयर्स होना चाहिए। मतलब हमने यहां पर देखा टेन्योर तो 5 साल का था, पर उसकी मिनिमम एज इलेक्ट होने के लिए 35 इयर्स की होनी चाहिए। इसके पास उसकी क्वालिफिकेशन में एक कंडीशंस होती है कि वह कम से कम लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा सदस्य बन सकता है उसके पास एक क्वालिफिकेशन होगी कि वो भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है। और सबसे लास्ट प्रोविजन है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी, किसी ऐसी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानी जाए। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमने कंडीशन अभी पढ़ी हैं, आगे आपको सारी डिटेल्स में दी हुई हैं जो आपके मेंस के पोर्शन के लिए बहुत लाभकारी हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे जैसे ही हम देखेंगे कि इसमें जो प्रोसीजर होता है इसका अपॉइंटमेंट का, वैसा ही एक प्रोसीजर होता है इसके रिमूवल का, जिसे कहा जाता है इंपीचमेंट प्रोसेस। इंपीचमेंट प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में दिया गया है। पूछा जाता है इंपीचमेंट प्रोसेस का सोर्स क्या था। इसका जो सोर्स है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है। यूएसए के संविधान से हमने इंपीचमेंट प्रोसेस को लिया है। इंपीचमेंट प्रोसेस होती क्या है, जब राष्ट्रपति को इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर और अदर प्रोविजंस के आधार पर हम उसके पद से निष्कासित करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है इंपीचमेंट प्रोसेस। इसमें आपके 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, आइदर वो लोकसभा से आ सकता है, राज्यसभा से आ सकता है। इसमें 14 डेज का नोटिस पीरियड होता है जो प्रेसिडेंट को प्राप्त होता है। उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद प्रेसिडेंट का रिमूवल कंप्लीट हो जाता है। तो इंपीचमेंट का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहां पर किसी भी सदन से यह प्रस्ताव पारित हो सकता है, जिसमें आपको दोनों सदन से सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी की डिमांड होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपकी जो प्रेसिडेंट है उसके ऑफिस को वैकेंट होने की कंडीशंस दी हुई हैं। आइदर खुद प्रेसिडेंट चाहे तो वो अपना इस्तीफा दे सकता है वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट कहीं विदेश गया हुआ है, फॉरेन ट्रिप पर है, तब उसकी जगह सीट वैकेंट है तो उस जगह काम करेगा वाइस प्रेसिडेंट।
उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब उसकी जगह जो सीट वैकेंट है तब तक वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। हमें 6 माह के अंदर उसका री इलेक्शन कराना पड़ेगा। आइदर हम उसको निष्कासित करना चाहते हैं इंपीचमेंट प्रोसेस के द्वारा, तब जाके इसकी सीट वैकेंट्स होती हैं। यही आपकी कंडीशंस यहां पर दी गई हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, जब सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन को क्या कर दे, इनवैलिड कर दे, इनवैलिड करार दे दे, अवैधानिक करार दे दे, तब जाके यहां पर फिर से प्रेसिडेंट का री इलेक्शन होगा, फिर से नए प्रेसिडेंट को चुना जाएगा। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो है आपकी प्रेसिडेंट की पावर्स। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपकी आती हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। यहां पर ये जो पावर्स वाला आपका टॉपिक है ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर थोड़ा सा हम समझेंगे कि पावर्स को आपको कई तरीके से डिवाइड करके पढ़ना है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, पार्डनिंग पावर, डिस्क्रीटरी पावर, फिर आपकी जुडिशियल पावर, फिर आपकी सोल्जरिंग पावर। इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप से पढ़ना है। ये मेंस का पोर्शन है। मेंस में आपके जो राइटिंग पैटर्न है उस पर यह क्वेश्चन जरूर ही बनता है और ये आपको बार बार देखने मिलता है। यहां पर हम पावर्स की बात करें तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर है। हमने देखा आर्टिकल 53 कहता है कि राज्य के सारे कार्य प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। तो यहां पे प्रेसिडेंट एक तो राज्य का, स्टेट का हेड है, हेड ऑफ स्टेट है, इसीलिए गवर्नमेंट के राज्य के सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाएंगे। आर्टिकल 53 में इसका प्रोविजन है। और एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स इज टू बी टेकन एज नेम। राष्ट्रपति के नाम पर सरकार के और राज्य के सारे कार्यपालिक कार्य किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव का हेड माना जाता है। जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है वह भी राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, ये दूसरा प्रोविजन कहता है। इसके बाद हमने देखा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव के पार्ट के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे कि ये कुछ और अदर पीपल की अपॉइंटमेंट करता है। फॉर एग्जांपल जितने भी आपके कमीशंस हैं, मैक्सिमम कमीशंस में यह देखा जाता है कि उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले कैग, आर्टिकल 148, कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो 1+2 3 मेंबर्स होते हैं, इन तीनों मेंबर्स की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। यूपीएससी के आपके चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स, इन सब की नियुक्ति भी, अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी राज्य के राज्यपाल, जो कि बोला जाता है कि जो आपका राष्ट्रपति है उसका प्रतिनिधि है, ठीक है। तो इस प्रतिनिधि की भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और लास्ट में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 280 और उसके अन्य सदस्य मेंबर्स, इन सब की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। आगे बढ़ेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। यहां पर एक बात याद रखना, प्रधानमंत्री एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। यूनियन मिनिस्ट्री जो कैबिनेट होती है और यहां पर प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है पीएम। पीएम सारी इंफॉर्मेशन कैबिनेट मिनिस्ट्री से उठा के भेजता है प्रेसिडेंट के पास, इसीलिए इन दोनों के बीच तालमेल बैठाने का काम होता है प्रधानमंत्री का। तो यहां पर भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उनके डिसीजन, उन सब की जानकारी पीएम प्रेसिडेंट को देगा, वही इस प्रोविजंस में लिखा हुआ है। इसके बाद ये नेशनल कमीशंस के कुछ हेड होते हैं, कुछ कमीशंस होते हैं, जैसे एससी कमीशंस, एसटी कमीशंस,
ओबीसी कमीशंस, उनके सारे मेंबर्स की अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। आगे बढ़ेंगे तो अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, इसकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। आगे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, जिसमें उपराज्यपाल का प्रावधान होता है, या फिर जहां पर विधानसभाएं हो वहां पर सीएम होते हैं। यूटीज के सीएम और उपराज्यपाल की नियुक्ति भी यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है। कोई भी ऐसा एरिया जो शेड्यूल है ना, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया का या ट्राइबल एरिया का राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। किसी भी एरिया को शेड्यूल या ट्राइबल एरिया घोषित करने का, स्टेटस देने का अधिकार भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। अगली जो आपकी पावर्स हैं वो हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आगे बढ़ेंगे, यहां पर आपकी सारी लेजिस्लेटिव पावर्स दी हुई हैं। जो पावर्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं विद आर्टिकल, वो सारी लेजिस्लेटिव पावर्स कहलाती हैं प्रेसिडेंट की, जिन पर लॉ बनाया जा सके या जो लॉ मेकिंग में काम आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट समन्स और प्रोपोगेट्स पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा के किसी भी सत्र में कार्रवाई को बुलाना, ठीक है, सत्र को समाप्त करना या लोकसभा का विघटन करना। आर्टिकल 85 के तहत यह पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। हमें पता है प्रत्येक सत्र के पहले सेशन में, जैसे नई लोकसभा इलेक्ट हुई तो सबसे पहले सत्र को बुलाने का काम, मतलब सत्र आहूत करना, सत्र को समाप्त करने का काम, और पहले अधिवेशन में साल के, इवन नई जब लोकसभा चुनकर आती है तो उसकी पहली मीटिंग को संबोधन करने का काम भी किसका होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। यहां पर यही लिखा हुआ है, ही एड्रेसेस द इंडियन पार्लियामेंट एट द कन्वेंसेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। इसके अलावा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन सब की अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, जो कि ये इसकी एक पावर दी गई है, लेजिस्लेटिव पावर कहलाती है। तो यहां पर लेजिस्लेटिव पावर में हम देखेंगे कि लोकसभा में भी ये एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था, जो कि अभी हटा दिया गया है प्रोविजन, पर राज्यसभा में अभी भी 12 मेंबर्स को ये नॉमिनेट करता है, जो कि आपके 4 फील्ड से होते हैं, साइंस, सोशल सर्विस, आर्ट और लिटरेचर, विज्ञान, समाज सेवा, कला और साहित्य। इन 4 फील्ड से ये 12 मेंबर्स को राज्यसभा में अभी भी नॉमिनेट करता है। इसके बाद ये कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो इसकी परमिशन से ही लोकसभा में लाए जाते हैं, जैसे आर्टिकल 110 के तहत आपका मनी बिल। बिना प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड नहीं होता, इसीलिए ये कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं जो इसको दी गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे कमीशंस हैं जिनकी रिपोर्ट सबसे पहले पार्लियामेंट में रखने से पहले प्रेसिडेंट को सौंपी जाती हैं और वह बाद में संसद में इन रिपोर्ट्स को पेश कराता है। फॉर एग्जांपल कैग की रिपोर्ट, फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की रिपोर्ट, और तीसरा फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। ये भी यहां पर प्रेसिडेंट की ही पावर है। आगे हम देखेंगे कुछ फाइनेंशियल पावर्स हैं, जैसे फाइनेंशियल पावर में जो आपका फाइनेंस कमीशन है उसके हेड को अपॉइंट करना। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो ये मनी बिल को इंट्रोड्यूस करेगा, उस पर रिकमेंडेशन देगा। इसीलिए मनी बिल को प्रेसिडेंट होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मनी बिल राष्ट्रपति की ही सिफारिश पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहां पर रिकमेंडेशन जो होगी वो मनी बिल के लिए मस्ट होगी, कंपलसरी होगी। इसकी बिना सिफारिश के मनी बिल को लोकसभा में
पेश नहीं किया जा सकता। इसके बाद आर्टिकल 112 के तहत यूनियन बजट का प्रावधान है, जो भी विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो यहां पर दूसरी फाइनेंशियल पावर हो गई इसकी आर्टिकल 112 के तहत फाइनेंशियल बजट में। इसके बाद कोई भी ग्रांट्स हो, कोई भी किसी भी प्रकार का लेन देन होना हो, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं किया जा सकता, चाहे आर्टिकल 266 हो या आर्टिकल 267। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन दोनों से यदि कोई भी पैसा का लेन देन करना है तो राष्ट्रपति की सिफारिश लगेगी, उसकी अनुमति लगेगी। और लास्ट में फाइनेंस कमीशन जो 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, उसको भी गठित एस्टेब्लिश करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी फाइनेंशियल पावर थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे आपकी जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट में सबसे पहले अपॉइंटमेंट करता है ये चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अदर जजेस के। हमें पता है इसमें कॉलेजियम सिस्टम चलता है, लेकिन फाइनली जो अधिकार है वो है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट फाइनली कॉलेजियम की सलाह पर, कंसल्टेशन के साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ेंगे तो एडवाइजरी पावर भी है इसके पास आर्टिकल 143 के तहत। किसी भी संवैधानिक प्रश्न पर यह सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, यह एडवाइजरी पावर है प्रेसिडेंट की, और उसको मानने के लिए यह बाध्यकारी नहीं है। आइदर मान भी सकता है और जरूरत नहीं है, उसको लगता है नहीं मानना है तो नहीं मानेगा। आगे हम बढ़ेंगे तो पार्डनिंग पावर भी है आर्टिकल 72। 5 तरीके से व्यक्ति की सजा माफ की जा सकती है, या तो उसकी सजा कम कर दी जा सकती है, या तो मान लीजिए उसको फांसी है, उसका नेचर कम करके उसको उम्र कैद की जा सकती है। 5 तरीके होते हैं। उन 5 तरीकों में कि कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है, कहीं ना कहीं उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई गर्भवती महिला है, उसका अच्छा आचरण है, तो उसकी सजा को कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया जा सकता है। किसी को 2 साल की सजा है, उसको कम करके 1 साल की सजा कर दी जा सकती है। ऐसे 5 तरीके से प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति की आर्टिकल 72 के तहत पार्डन कर सकता है, उसको क्षमा प्रदान कर सकता है। आगे बढ़ेंगे तो डिप्लोमेटिक पावर्स देखने मिलेंगी। डिप्लोमेटिक पावर्स जो होती हैं ये बताती हैं कि आपके राज्य के इंटरनेशनल सारे काम, ट्रीटी, समझौते, एग्रीमेंट, करार, ये राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। पार्लियामेंट जो नेगोशिएट करती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही करती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही स्टेट का हेड होता है। इसलिए हेड ऑफ स्टेट होने के कारण सारे अंतरराष्ट्रीय करार, ट्रीटी, समझौते, संधियां सब प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम एंड अफेयर्स। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करता होता है। अब आगे हम मिलिट्री पावर्स देखेंगे प्रेसिडेंट की। तो ही इज द कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। हमारी 3 फोर्सेस हैं, तीनों का चीफ कमांडर माना जाता है। सबसे आपकी पहले इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों का चीफ कमांडर माना जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसीलिए यह इसकी मिलिट्री पावर है। इसके अलावा आपकी 2 पावर्स और बचती हैं, एक है इमरजेंसी पावर और दूसरी है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। आपकी 3 प्रकार की इमरजेंसी हैं। आर्टिकल 352 के तहत सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं, आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन तीनों इमरजेंसी को लगाने का जो फाइनली प्रोविजन दिया हुआ है, जो पावर है, वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट इमरजेंसी को एनफोर्स भी कर सकता है और रिवोक भी कर सकता है, हटा भी सकता है। ये इसकी इमरजेंसी पावर है। फाइनली जो आपकी ऑर्डिनेंस पावर आती है कि जब आपका सदन सत्र में ना हो और बहुत ही अर्जेंट आपको कोई लॉ बनाना हो,
तो आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट ऐसे कोई भी अधिनियमों या लॉ को बना सकता है जिसे 6 वीक के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, और इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड है इस लॉ का 6 मंथ्स। ये 6 महीने तक आगे बढ़ सकता है, पर 6 सप्ताह में जैसे ही आपके सदन संसद कार्य संभालेगी उसको इसका अनुमोदन देना चाहिए। तो ये सारी पावर्स थी प्रेसिडेंट की जो मेंस के लिए काम आने वाली हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आगे इसी तरीके से पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ राव एकेडमी के साथ। थैंक यू।